गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोगों का टॉपिक है पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है और एकमात्र खगोलीय वस्तु है जो जीवन को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। इसकी सतह का 71% भाग जल से और 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। इस पर जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग अनुमान और अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्षों के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे अवायुजीवी और बाद में वायुजीवी जीवों का प्रसार हुआ। कुछ भूगर्भीय साक्ष्य इंगित करते हैं कि जीवन का आरंभ 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। पृथ्वी पर जीवन के विकास के दौरान जैव विविधता का अत्यंत विकास हुआ। हजारों प्रजातियां लुप्त होती गई और हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न हुई। इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाली 99% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हैं। सूर्य से उत्तम दूरी, जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान ने जीवों में विविधता को बढ़ाया। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल के घने होने से इस सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में परावर्तित हो जाता है, जिससे इसका तापमान नियंत्रित रहता है। अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो वायु के घर्षण के कारण या तो जलकर नष्ट हो जाता है या छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। बात अगर रही पृथ्वी की ऊपरी सतह की, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है। यह पत्थरों और मृदा से बनी है, यानी मिट्टी से बनी है। पृथ्वी का भूपटल कई कठोर खंडों या विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है, जो भूगर्भिक इतिहास के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित हुए हैं। इसकी सतह पर विशाल पर्वत, पठार, महाद्वीप, द्वीप, नदियाँ, समुद्र आदि प्राकृतिक संरचनाएं हैं। पृथ्वी की आंतरिक रचना 3 प्रमुख परतों में हुई है: भूपटल, भूप्रवार और क्रोड। इसमें से बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और एक ठोस लोहे और निकल के आंतरिक कोर के साथ क्रिया करके पृथ्वी में चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के आवेशित कणों को प्रवेश से रोकता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे इस पर दिन और रात होती है। चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण यह पृथ्वी पर मौसम के लिए दायी है। इसके आकर्षण के कारण इस पर ज्वार भाटे उत्पन्न होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। उतना ही नहीं, बात करेंगे इसकी भौतिक विशेषताओं की। पृथ्वी का आकार गोल है। घुमाव के कारण
पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिया हुआ प्रतीत होता है। भूमध्य रेखा का पृथ्वी का व्यास अक्ष से अक्ष के व्यास से 43 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है। इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से सतह की सबसे लंबी दूरी इक्वाडोर के जो है भूमध्यवर्ती चिम्बोराजो ज्वालामुखी का शिखर तक ही है। इस प्रकार पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। कई जगहों की स्थलाकृति इस आदर्श पैमाने से अलग नजर आती है। हालांकि वैश्विक पैमाने पर यह पृथ्वी के त्रिज्या की तुलना नज़रअंदाज ही दिखाई देती है। सबसे अधिकतम विचलन जो कि 0.17% है वो मारियाना गर्त में है, जबकि माउंट एवरेस्ट स्तर से 8,848 मीटर यानी 0.14% का विचलन दर्शाता है। यदि पृथ्वी 1 बिलियन टन के आकार में सिकुड़ जाए तो पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों जैसे बड़े पर्वत श्रृंखलाएं और महासागरीय खाइयाँ छोटे खाइयों की तरह महसूस होंगे, जबकि ग्रह का अधिकतर भूभाग जैसे विशाल हरे मैदान और सूखे पठार आदि चिकने महसूस होंगे। बात करते हैं रासायनिक संरचना की, परत की रासायनिक संरचना की। तो खैर इसको हम आगे लेंगे। अभी जो है पृथ्वी की रचना में जो है कुछ तत्वों का योगदान है, जिसमें 34.6% आयरन, 29.5% ऑक्सीजन, 15.2% सिलिकॉन, 12.7% मैग्नीशियम, 2.4% निकेल, 1.9% सल्फर, 0.05% टाइटेनियम और जो बाद बाकी प्रतिशत है उसमें अन्य है। धरती का घनत्व पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा है। बाकी चट्टानी ग्रह की संरचना कुछ अंतरों के साथ पृथ्वी के जैसी ही है। चंद्रमा का केंद्रक छोटा है। बुध का केंद्र उसके कुल आकार की तुलना में विशाल है। मंगल और चंद्रमा का मेंटल कुछ मोटा है। चंद्रमा और बुध में रासायनिक रूप से भिन्न भूपटल नहीं है, सिर्फ पृथ्वी का अंतः और बाह्य मेंटल परत है, अलग है। ध्यान दें कि ग्रहों की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान सैद्धांतिक ही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना शल्कीय अर्थात परतों के रूप में है, जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं। तो इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक विशेषताओं अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्यवर्ती आवरण, बाह्य सत्व जिसको कोर बोलते हैं और आंतरिक सत्व से बना हुआ है। रासायनिक संरचना के आधार पर इसे भूपर्पटी, ऊपरी आवरण, निचला आवरण, बाहरी सत्व, आंतरिक सत्व में बांटा गया है। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी एक ठोस परत है। मध्यवर्ती आवरण अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य सत्व जो तरल तथा आंतरिक सत्व जो कि ठोस अवस्था में है। आंतरिक सत्व की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 5वां हिस्सा है। पृथ्वी के अंतरतम की यह परतदार संरचना भूकंपीय तरंगों के संचलन और उनके परावर्तन तथा प्रत्यावर्तन पर आधारित है, जिनका अध्ययन भूकंप लेखी के आंकड़ों से किया जाता है। भूकंप द्वारा उत्पन्न प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें पृथ्वी के अंदर स्नेल के नियम के अनुसार प्रत्यावर्तित होकर वक्राकार पथ पर चलती है। तो जब दो परतों के बीच घनत्व अथवा रासायनिक संरचना का अचानक परिवर्तन होता है तो तरंगों की कुछ ऊर्जा वहाँ से परावर्तित हो जाती है। परतों के बीच ऐसी जगहों को दरार कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का स्रोत को जो है वो दो हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष स्रोत जैसे ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का अध्ययन, वेधन से प्राप्त आंकड़े इत्यादि, यानी कम गहराई तक ही कहीं जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में यानी भूकंपीय तरंगों का अध्ययन अधिक गहराई की विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है।
बात अगर करें उष्मा की, तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी अवशिष्ट गर्मी के संयोजन से आती है। ग्रहों में अणुवृद्धि से और रेडियोधर्मी क्षय के माध्यम से उष्मा उत्पन्न होती है। तो ग्रहों में अणुवृद्धि से 20% और रेडियोधर्मी क्षय के माध्यम से 80% उष्मा उत्पन्न होती है। पृथ्वी के भीतर प्रमुख ताप उत्पादक समस्थानिक में पोटेशियम 40, यूरेनियम 238 और थोरियम 232 सम्मिलित है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और दबाव 360 GPa तक पहुंच सकता है। क्योंकि सबसे अधिक गर्मी रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्पन्न होती है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के इतिहास की शुरुआत में कम या आधा जीवन के समस्थानिक के समाप्त होने से पहले पृथ्वी का उष्मा उत्पादन बहुत अधिक था। धरती से औसतन उष्मा का क्षय 87 MWM2 है। वही वैश्विक उष्मा की क्षय की अगर बात करें तो 4.42 मल्टीप्लाई बाय 1013 W है। तो कोर की थर्मल ऊर्जा का एक हिस्सा मेंटल प्लम्स द्वारा पृष्ठभागों की ओर ले जाया जाता है। इन प्लम्स से प्रबल ऊर्जा बिंदु तथा असिताश्म बाढ़ का निर्माण होता है। उष्मा क्षय का अंतिम प्रमुख माध्यम लिथोस्फीयर से प्रवाह तत्व के माध्यम से होता है, जिसमें से अधिकांश महासागरों के नीचे होता है, क्योंकि यह भूपर्पटी महाद्वीपों की तुलना में बहुत पतली होती है। पृथ्वी का कठोर भूपटल कुछ ठोस प्लेटों में विभाजित है, जो निचले द्रव मेंटल पर स्वतंत्र रूप से बहते रहते हैं, जिन्हें विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। ये प्लेटें एक कठोर खंड की तरह है, जो कि परस्पर 3 प्रकार की सीमाओं में से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। पहला अभिसरण सीमा है, जिस पर 2 प्लेटें एक साथ आती है, यानी और जिस पर 2 प्लेटें अलग हो जाती है और सीमाओं को बदलना, जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर नीचे स्लाइड करती है। इन प्लेट सीमाओं पर भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधि, पहाड़ निर्माण, समुद्री खाई का निर्माण हो सकता है। इसी में बात अगर करें हम कि जैसे ही विवर्तनिक प्लेट जो है स्थानांतरित होती है, तो अभिसरण सीमाओं पर महासागर की परत किनारों के नीचे घटती जाती है। उसी समय भिन्न सीमाएं से ऊपर आने का प्रयास करती है, तो मेंटल पदार्थ मध्य समुद्र में उभार बना देती है। इन प्रक्रियाओं के संयोजन से समुद्र की पटल फिर से मेंटल में पुनर्नवीनीकरण हो जाती है। इन्हीं पुनर्नवीनीकरण के कारण अधिकांश समुद्र की परत की उम्र 100 मेगा साल से भी कम है। सबसे पुराना समुद्री परत पश्चिमी प्रशांत सागर में स्थित है, जिसकी अनुमानित आयु 200 मेगा साल है। वर्तमान में भी 8 प्रमुख प्लेट हैं। पहला उत्तर अमेरिकी प्लेट, ये उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी उत्तर अटलांटिक और ग्रीनलैंड में है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये दक्षिण अमेरिका और पश्चिम दक्षिण अटलांटिक में है। अटलांटिक प्लेट, ये अंटार्कटिका और दक्षिण महासागर में है। यूरेशियाई प्लेट, ये पूर्वी उत्तर अटलांटिक, यूरोप और भारत के अलावा एशिया में है। अफ्रीकी प्लेट, ये अफ्रीका, पूर्वी दक्षिण अटलांटिक और पश्चिमी हिंद महासागर के बीच में है। भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हिंद महासागर के अधिकांश भाग में है। उसके बाद नाजका प्लेट, ये पूर्वी प्रशांत महासागर से सटे दक्षिण अमेरिका के पास है। प्रशांत प्लेट प्रशांत महासागर के सबसे अधिक और कैलिफोर्निया के दक्षिणी तट पर 5 करोड़ से 5.5 करोड़ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भारतीय प्लेट के साथ जुड़ गई। सबसे तेजी से बढ़ते प्लेटें में महासागर की प्लेटें हैं, जिसमें कोकोस प्लेट 75 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, और वही प्रशांत प्लेट 52 से 69 मिलीमीटर पर वर्ष की दर से आगे बढ़ रही है। वही दूसरी ओर सबसे धीमी गति से जो चलती प्लेट यूरेशियन प्लेट है, जो 21 मिलीमीटर प्रति वर्ष की एक विशिष्ट दर से बढ़ रही है। पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र लगभग 51 करोड़ किलोमीटर है, जिसमें से 70.8% या 36.113 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है और जल से भरा हुआ है। महासागर की सतह के नीचे महाद्वीपीय शेल्फ का अधिक हिस्सा है। महासागर की सतह महाद्वीपीय शेल्फ
पर्वत, ज्वालामुखी, समुद्री खंदक, समुद्री तल दर्रे, महासागरीय पठार, अथाह मैदानी इलाके और मध्य महासागर रिज प्रणाली से बाहरी पड़ी है। शेष 29.2% यानी 14.894 करोड़ किलोमीटर जो कि पानी से ढका हुआ नहीं है, जगह जगह पर बहुत भिन्न है और पहाड़ों, रेगिस्तान, मैदानी पठारों और अन्य प्राकृतिक रूप में बटा हुआ है। भूगर्भीय समय पर धरती की सतह को लगातार नई आकृति प्रदान करने वाली प्रक्रियाओं में विवर्तनिकी और क्षरण, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, अपक्षय, हिमाक्षेद, प्रवाल भित्तियों का विकास और उल्कात्मक प्रभाव इत्यादि शामिल है। महाद्वीपीय परत कम घनत्व वाली सामग्री जैसे कि अग्निमय चट्टानों, ग्रेनाइट और एंसाइट के बने होते हैं। वही बेसाल्ट प्रायः कम पाए जाने वाला एक सघन ज्वालामुखीय चट्टान है जो कि समुद्र के तल का मुख्य घटक है। अवसादी शैल तल छत के संचय बनती है जो कि एक साथ दफन और समेकित हो जाती है। महाद्वीपीय सतहों का लगभग 75% भाग अवसादी शैल से ढका हुआ है। हालांकि यह संपूर्ण भूपटल का लगभग 5% हिस्सा ही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले चट्टानों का तीसरा रूप कायांतरित शैल है जो कि पूर्व मौजूदा शैल के उच्च दबावों या उच्च तापमान या दोनों के कारण से परावर्तित होकर बनता है। पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सिलिकेट खनिजों में अस्फाटीय, एम्फीबोले, अभ्रक, प्योरॉक्सिन, ओलिविन शामिल है। आम कार्बोनेट खनिजों में कैल्साइट और डोलोमाइट शामिल है। भूमि की सतह की ऊंचाई मृत सागर में सबसे कम 418 मीटर और माउंट एवरेस्ट के शीर्ष पर सबसे अधिक 8,848 मीटर है। समुद्री तल से भूमि की सतह की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। पेडोस्फीयर पृथ्वी की महाद्वीपीय सतह की सबसे बाहरी परत है और मिट्टी से बना हुआ है तथा मिट्टी के गठन की प्रक्रियाओं के अधीन है। कुल कृषि योग्य भूमि की सतह का 10.9% हिस्सा है, जिसके 1.3% हिस्से पर अस्थायी रूप से फसलें ली जाती है। धरती की 40% भूमि की सतह का उपयोग चारागाह और कृषि के लिए किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर पानी की बहुतायत एक अनोखी विशेषता है जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों से इसे नीले ग्रह को अलग करती है। पृथ्वी के जलमंडल में मुख्यतः महासागर है, लेकिन तकनीकी रूप से दुनिया में उपस्थित अन्य जल के स्रोत जैसे अंतर्देशीय समुद्र, झीलों, नदियों और 2000 मीटर की गहराई तक भूमिगत जल सहित इसमें शामिल है। पानी के नीचे की सबसे गहरी जगह 10,911.4 मीटर की गहराई के साथ प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच की चैलेंजर डीप है। महासागरों का दरमियान 1.35 गुने 1018 मीट्रिक टन या पृथ्वी के कुल दरमियान का 1/4400 हिस्सा है। महासागर औसतन 3682 मीटर की गहराई के साथ फैला हुआ है, जिसकी अनुमानित जो है यदि सभी पृथ्वी की उबड़ खाबड़ सतह यदि एक समान चिकने क्षेत्र के रूप में हो जाए तो महासागर की गहराई 2.7 से 2.8 किलोमीटर होगी। लगभग 97% 5% पानी खारा है, शेष 2.5% ताज़ा पानी है। अधिकतर ताज़ा पानी लगभग 68.7% बर्फ के पहाड़ों और ग्लेशियरों के बर्फ के रूप में मौजूद है। पृथ्वी के महासागरों की औसत लवणता लगभग 35 ग्राम नमक प्रति किलोग्राम समुद्री जल होती है। यह नमक अधिकांशतः ज्वालामुखीय गतिविधि से निकलकर या शांत अग्निमय चट्टानों से निकलकर सागर में मिलते हैं। महासागर विघटित वायुमंडलीय गैसों के लिए एक भंडारण की तरह भी है जो कई जलीय जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। समुद्री जल विश्व के जलवायु के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। समुद्री तापमान वितरण में बदलाव मौसम बदलाव में गड़बड़ी का कारण हो सकता है। पृथ्वी के वातावरण में 77% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है। पृथ्वी पर निर्माण के समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रही होगी जो चट्टानों में कार्बोनेट के रूप में जम गई। कुछ मात्रा में सागर द्वारा अवशोषित कर ली गई।
बात रही शेष कुछ मात्रा जीवित प्राणियों द्वारा उपयोग में आ गई होगी। प्लेट टेक्टोनिक और जैविक गतिविधि कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ी मात्रा का उत्सर्जन और अवशोषण करते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के सतह का तापमान का ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा नियंत्रण करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा पृथ्वी सतह का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है, अन्यथा वह -21 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके न रहने पर समुद्र जम जाते और जीवन असंभव हो जाता। जलवाष्प भी एक आवश्यक ग्रीन हाउस गैस है। रासायनिक दृष्टि से मुक्त ऑक्सीजन भी आवश्यक है। सामान्य परिस्थिति में ऑक्सीजन विभिन्न तत्वों से क्रिया कर विभिन्न यौगिक बनाती है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण और नियंत्रण विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं से होता है। जीवन के बिना मुक्त ऑक्सीजन संभव नहीं है। बात करें मौसम और जलवायु की, तो पृथ्वी के वायुमंडल की कोई निश्चित सीमा नहीं है। यह आकाश की ओर जो है वो धीरे धीरे पतला होता जाता है और बाह्य अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है। वायुमंडल के दरमियान का 3/4 हिस्सा सतह से 11 किलोमीटर के भीतर तक ही निहित है। सबसे निचले परत को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा से यह परत और इसके नीचे तपती है, जिसके कारण हवा का विस्तार होता है। फिर यह कम घनत्व वाली वायु ऊपर की ओर जाती है और एक ठंडे उच्च घनत्व वायु में प्रतिस्थापित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ही वायुमंडलीय परिसंचरण बनता है, जो तापीय ऊर्जा के पुनर्वितरण के माध्यम से मौसम और जलवायु को चलाता है। प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण पट्टी 30 डिग्री अक्षांश से नीचे के भूमध्य रेखा क्षेत्र में और 30 डिग्री और 7 डिग्री के बीच मध्य अक्षांशों में पश्चिमी हवा की व्यापारिक पवन से मिलकर बने होते हैं। जलवायु के निर्धारण करने में महासागरीय धाराएं भी एक महत्वपूर्ण कारक है, विशेष रूप से थर्मोहेलिन परिसंचरण, जो भूमध्यवर्ती महासागरों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक उष्मीय ऊर्जा वितरित करती है। सतही वाष्पीकरण से उत्पन्न जलवाष्प परिसंचरण तरीकों द्वारा वातावरण में पहुंचाया जाता है। जब वायुमंडलीय स्थितियों के कारण गर्म आर्द्र हवा ऊपर की ओर जाती है, तो यह वाष्प सघन हो वर्षा के रूप में पुनः सतह पर आ जाती है। तब अधिकांश पानी नदी प्रणालियों द्वारा नीचे की ओर ले जाया जाता है और आमतौर पर महासागरों या झीलों में जमा हो जाती है। यह जल चक्र भूमि पर जीवन हेतु एक महत्वपूर्ण तंत्र है और कालांतरण में सतही क्षरण का एक प्राथमिक कारण है। वर्षा का वितरण व्यापक रूप से भिन्न है। कहीं पर कई लीटर पर पानी प्रति वर्ष, तो कहीं पर 1 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वायुमंडलीय परिसंचरण स्थलाकृतिक विशेषताएं और तापमान में अंतर प्रत्येक क्षेत्र में औसत वर्षा का निर्धारण करती है। बढ़ते अक्षांश के साथ पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा कम होते जाती है। उच्च अक्षांशों पर सूरज की रोशनी निम्न कोण से सतह तक पहुंचती है और इसे वातावरण के मोटे कतार के माध्यम से गुजरना होता है। परिणाम स्वरूप समुद्री स्तर पर औसत वार्षिक हवा का तापमान भूमध्य रेखा की तुलना में अक्षांशों में लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री कम होता है। पृथ्वी की सतह को विशिष्ट अक्षांश पट्टी में लगभग समरूप जलवायु से विभाजित किया जा सकता है। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और ध्रुवीय जलवायु में बटा हुआ है। इस अक्षांश के नियम में कई विसंगतियां हैं। महासागरों की निकटता जलवायु को नियंत्रित करती है, जिसे उदाहरण के लिए स्कैंडिनेवियाई द्वीप में जो है उत्तरी कनाडा के समान उत्तरी अक्षांशों की तुलना में अधिक जो है उदार जलवायु है। पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि बाह्य केंद्रक के विद्युत प्रवाह से निर्मित होता है। सौर वायु पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ऊपरी वातावरण मिलकर ऑरोरा बनाते हैं। इन सभी कारकों में आई अनियमितताओं से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव गतिमान रहते हैं, कभी कभी विपरीत भी हो जाते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सौर वायु मिलकर वान एंडरसन विकिरण पट्टा बनाते हैं, जो कि प्लाज्मा से बनी हुई डोनट आकार के छल्लों की जोड़ी है, जो पृथ्वी के चारों ओर में वलयाकार में है। बाह्य पट्टी 19,000 से 41,000 किलोमीटर तक है, जबकि अंतः पट्टी 13,000 किलोमीटर से 7600 किलोमीटर तक है। बात रही कक्षा और परिक्रमा की, तो सूर्य के सापेक्ष
पृथ्वी की परिक्रमण अवधि 86,400 सेकेंड का होता है। अभी भी पृथ्वी में सौर दिन 19वीं शताब्दी की अपेक्षा प्रत्येक दिन 0 और 2 SIMS अधिक लंबा होता है, जिसका कारण ज्वारीय मंदी का होना माना जाता है। स्थित सितारों के सापेक्ष पृथ्वी की परिक्रमण अवधि, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी परिक्रमण और संदर्भ सिस्टम जो है सेवा द्वारा एक तारकीय दिन भी कहा जाता है, औसत और समय 86,164.098 सेकेंड या 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड का होता है। वातावरण और निचली कक्षाओं के उपग्रह के भीतर उल्काओं के अलावा पृथ्वी के आकाश में आकाशीय निकायों का मुख्य गति पश्चिम की ओर 15 डिग्री प्रति घंटे होती है। बात अगर करें आवास हेतु उपयुक्तता की, धरती पर कई ऐसे संसाधन हैं जिसका मनुष्यों द्वारा शोषण किया गया है। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन केवल भूवैज्ञानिक समय कालों पर नवीनीकृत होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन के बड़े भंडार पृथ्वी की सतह के अंदर से प्राप्त होते हैं। मनुष्यों द्वारा इस संसाधनों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा फीड स्टॉक के तौर पर रासायनिक उत्पादन के लिए किया जाता है। अयस्क उत्पत्ति की प्रक्रिया के माध्यम से खनिज अयस्क निकायों का भी निर्माण यही होता है। धरती में मनुष्य के लिए कई उपयोगी कई जैविक उत्पादों जैसे भोजन, लकड़ी, औषधि, ऑक्सीजन और कई जैविक अपशिष्टों के पुनर्चक्रण सहित का उत्पादन होता है। भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र ऊपरी मिट्टी और ताजे पानी पर जो है निर्भर करता है, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जमीन से मतलब बहकर आए पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। 1980 में पृथ्वी की जमीन की सतह के 5,053 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल थे। 6,788 मिलियन हेक्टेयर पर घास के मैदान और चारागाह थे। 1,501 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर फसल उगाया जाता था। 1993 में भूमि की अनुमानित क्षेत्र 24,81,250 वर्ग किलोमीटर था। भवन निर्माण करके मनुष्य भी जो है भूमि पर ही रहते हैं। पृथ्वी की सतह का एक बड़ा क्षेत्र चरम मौसम जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तूफान या आंधी के अधीन है, जो कि उन क्षेत्रों में जीवन को प्रभावित करते हैं। 1980 से 2000 के बीच इन घटनाओं के कारण औसत प्रतिवर्ष 11,800 मानव मारे गए हैं। कई स्थान भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, बवंडर, सिंकहोल, बर्फानी तूफान, बाढ़, सूखा, जंगली आग और अन्य आपदाओं के अधीन है। कई स्थानीय क्षेत्रों में वायु एवं जल प्रदूषण, अम्ल वर्षा, जहरीले पदार्थ, फसल का नुकसान, वन्य जीवों की हानि, प्रजातियां विलुप्त होने, मिट्टी की क्षमता में गिरावट, मृदा अपरदन और क्षरण आदि मानव निर्मित है। एक